इतिहास सिर्फ गर्व करने की ही नहीं, बल्कि सबक लेने की भी चीज है। कहते हैं कि जो इतिहास से सीख नहीं लेते, वे इतिहास में खो जाते हैं। यही वजह है कि सभ्य और समझदार देश अपना वास्तविक इतिहास जानने में कोई कोताही नहीं बरतते। यहां तक कि विदेशों में जाकर प्राचीन यात्रियों के दस्तावेज भी तलाशे जाते हैं। भारतीय इतिहास की इसी तलाश में उन यात्रियों का पता चला जो कभी भारत आए और अपनी आंखों देखी को लिखकर रख गए। इन्हीं यात्रियों और राजदूतों के सुरक्षित दस्तावेजों से भारतीय इतिहास की कई कड़ियों को जोड़ा जा सका। विदेशी यात्रियों में ईसा से 300 साल पहले भारत आए यूनानी राजनयिक मेगास्थनीज का नाम सबसे पहले आता है। मेगास्थनीज भारत में मौर्य राजवंश डायनेस्टी के उदय के चश्मदीद थे। उनकी किताब इंडिका के सुरक्षित बचे कुछ अंशों ने भारत के इतिहास पर पड़ी धुंधल हटाई। इंडिका के हवाले से तमाम इतिहासकारों ने समय पर भारत के बारे में लिखा। इससे उस समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की तस्वीर बनाने में मदद मिली। इस किताब से 2500 साल पहले के भारत के भौगोलिक रूप का भी पता चलता है। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, सैन्य शक्ति और मगध की संपन्नता को विस्तार से बताया गया है। मेगास्थनीज ने उस समय के भारतीय समाज में 7 वर्ग देखे। ये थे दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिकारी, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज के बाद सन 403 में भारत आए दूसरे सबसे मशहूर विदेशी यात्री थे फाहियान, फैक्सियन और फाहीन। कहते हैं कि अगर फाहियान आंखों देखी लिखकर ना रख गए होते तो भारतीय इतिहास में बहुत कुछ आज भी रहे से ही बना रहता। फाहियान की यात्रा के समय भारत के बड़े भूभाग पर गुप्त राजवंश का शासन था। ये वह दौर था जब चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे। वैसे तो फाहियान बौद्ध साहित्य लेने यात्री बनकर भारत आए थे, लेकिन उन्होंने यहां और भी बहुत कुछ देखा। उनके यात्रा वृत्तांत आज प्राचीन भारतीय इतिहास के बेहद खास दस्तावेज है। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को अलग अलग धर्मों का पालन करने की पूरी छूट थी। उन्होंने राज्य के सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृतियां देखने की बात भी लिखी। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में उस समय के दंडशास्त्र का भी जिक्र किया है। इन्हीं तथ्यों के विश्लेषण से इतिहासकार उस समय का खाका खींच पाए। फाहियान की कई बातें इतनी चौंकाने वाली थीं कि आधुनिक पुरातत्ववेत्ताओं ने बाकायदा उनकी जांच पड़ताल भी की। मसलन, भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने ब्रिटिश राज में फाहियान के दस्तावेजों के आधार पर कई जगह पुरातात्विक खुदाई करवाईं। इनमें मिले सबूतों से फाहियान की लिखी तमाम बातें पुख्ता हुईं। कहते हैं कि अगर फाहियान का लिखा सुरक्षित न होता तो भारतीय इतिहास के उस स्वर्णकाल के कई अहम पहलू खोजने में लंबा समय लग जाता। फाहियान के कोई 250 साल बाद भारत की धरती पर एक और चीनी यात्री आया, वेनसांग ज़ैंग। वह भी बौद्ध ग्रंथों की खोज में ही भारत आए थे। उस समय पुष्यभूति राजवंश के सम्राट हर्षवर्धन एम्परर का राज था। सन 630 में भारत आए वेनसांग यहाँ 14 साल रहे। शायद इसीलिए वह उस वक्त के भारत के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को विस्तार से लिख पाए। फाहियान की तरह वेनसांग ने भी भारतीय समाज में सर्वधर्म समभाव देखा। अपनी यात्रा में उन्हें भारत में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म के लोग मिले। उन्होंने देखा कि लोगों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। दरअसल बौद्ध ग्रंथ पढ़ने के मकसद से वेनसांग नालंदा में 5 साल रहे थे। वेनसांग के कोई 250 साल बाद भारत की यात्रा पर आए अरब यात्री अलमसूदी भूगोलवेत्ता थे। इस नाते उन्होंने उस समय के भारत के भूगोल का वैज्ञानिक ब्यौरा दिया। अलमसूदी ने 34 किताबें लिखीं। उनकी एक किताब है मुरुजुल जहेब, जिसमें अलमसूदी की भारत यात्रा के कई दिलचस्प संस्मरण हैं। भारत में पश्चिमी तट के भूभाग को उन्होंने खासतौर पर देखा। उस समय वहां राष्ट्रकूट राजवंश के राजा इंद्र तृतीय का शासन था। अलमसूदी ने समृद्ध भारत देखा था।
उन्होंने बंदरगाहों के व्यवस्थित नेटवर्क के साथ यहाँ व्यापार की विकसित प्रणाली का जिक्र किया है। उन्होंने उस समय के भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर की भी तारीफ की है। 11वीं सदी में एक विद्वान ईरानी यात्री अल-बिरूनी ने भारत की यात्रा की। उनकी पुस्तक किताब उल हिंद में उस दौर के भारत की एक झलक है। अपने समय के विश्व प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी ने भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के लिए यहाँ संस्कृत भी सीख ली थी। इसी वजह से वह भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कर पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय ग्रंथों का अरबी से दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो पाया और वे लुप्त होने से बचे रहे। अल-बिरूनी ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि उनके पहले मेगस्थनीज और ह्वेनसांग भारत आ चुके थे। इन सभी प्राचीन यात्रियों के नामों की खोजबीन का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। यह सिर्फ 150 साल पहले की बात है, सन 1881 की। ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधिकारी एडवर्ड छुट्टियों में ईरान घूमने गए थे। वह एक विद्वान थे। उन्हें दुनिया को जानने का बड़ा शौक था। इसी यात्रा के दौरान अरब के संग्रहालय में अल-बिरूनी के कई दस्तावेज उनके हाथ लग गए। इन दस्तावेजों के हवाले से अल-बिरूनी के भारत दौरे पर एडवर्ड ने किताब लिखी, अल-बिरूनीज इंडिया। इस किताब में भारत आने वाले कई विदेशी यात्रियों का ब्यौरा है। भारतीय इतिहास को गौर से देखें तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी भूभाग का विश्वसनीय इतिहास काफी बाद में पता चल पाया। दक्षिण के विस्तृत इतिहास को दर्ज करने का बड़ा श्रेय कई विदेशी यात्रियों को जाता है। मसलन मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, निकोलो डी कॉन्टी जैसे यात्रियों और राजदूतों के दस्तावेजों ने इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ा। 12वीं सदी में दक्षिण भारत आए मार्को पोलो ने मंदिर बनाने की द्रविड़ वास्तुकला के बारे में ऐसे अंदाज में लिखा कि आज उसे पढ़कर उस समय की कला और सांस्कृतिक वैभव का पता चलता है। उन्होंने तेलंगाना के रामप्पा मंदिर की साहित्यिक अंदाज में तारीफ की थी। इसी तरह विजयनगर साम्राज्य में आए कई विदेशी यात्रियों के दस्तावेजों से पता चला कि भारत के इस सबसे संपन्न साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा दूर देशों तक होने लगी थी। कहते हैं कि उस दौरान कई विदेशी यात्री और व्यापारी यहां आए। इनमें दो प्रमुख यात्रियों निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की संपन्नता और वैभव का विस्तार से वर्णन किया था। अब्दुल रज्जाक 15वीं सदी में पर्शिया के शासक शाहरुख के राजदूत थे। उन्होंने विजयनगर के राजा देवराय किंग ऑफ से मुलाकात को बड़े विस्तार से लिखा। यहाँ का भव्य राजमहल देख हैरत में पड़ गए थे रज्जाक। वह विजयनगर के धन ऐश्वर्य से अचंभित थे। उन्होंने लिखा है कि विजयनगर की सड़कों और गलियों के खुले बाजारों में सोने चांदी के आभूषण बिकते थे। उन्होंने विजयनगर की विशाल सेना के बारे में भी विस्तार से लिखा। इसी तरह भारत में पहले इतालवी यात्री निकोलो कोंटी भी देवराय के शासनकाल में ही आए। तब विजयनगर को पूरब का रोम कहा जाता था। कोंटी ने विजयनगर के भव्य किलों और शाही बगीचों और विशाल जल प्रबंधन के बारे में विस्तार से लिखा। भारत में अंग्रेजों की औपचारिक आमद का इतिहास भी एक अंग्रेज यात्री और राजदूत थॉमस रो से शुरू माना जाता है। थॉमस रो अंग्रेजी संसद के बाकायदा चुने हुए सदस्य थे। सन 1615 में इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स ने उनको राजदूत बनाकर भेजा था भारत। वह हिंदुस्तान भेजे जाने वाले पहले अंग्रेजी दूत माने जाते हैं। भारत में तब पुर्तगाली व्यापारियों का दबदबा था। वे थॉमस रो ही थे जिन्होंने अपना हुनर दिखाकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की औपचारिक शुरुआत कराई। मुगल बादशाह जहांगीर एम्परर के दौर में थॉमस रो ने 4 साल आगरा में बिताए और भारत को जाना समझा। अपने राजनीतिक कौशल से रो ने व्यापार में पुर्तगालियों को मिल रही तरजीह कम करने के लिए जहांगीर को तैयार कर लिया। यह सफलता बड़ी इसलिए थी क्योंकि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि पुर्तगालियों की वजह से निराश लौट चुका था। पुर्तगालियों के कारण अंग्रेजों को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति नहीं मिली थी। बहरहाल थॉमस रो ने सूरत में कारखाने की मंजूरी हासिल की और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में औपचारिक कदम रखा। आज भी 17वीं सदी के भारत को समझने के लिए थॉमस रो के यात्रा वृत्तांत जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर को बड़ा खास दस्तावेज माना जाता है। इस तरह एक मोटा हिसाब है
कि मेगस्थनीज से लेकर थॉमस रो तक भारत में कोई 56 उल्लेखनीय विदेशी यात्री आए। इन सभी यात्रियों के दस्तावेजों ने किसी न किसी रूप में भारत के इतिहास को पुख्ता करने में बड़ी भूमिका निभाई।